हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी करंट अफेयर और जीएस का क्या है, बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। वो रखा है 8,08,736। याद रखोगे 8,08,736 करोड़ का। समझ गए, इतने का ये बजट रखा है, ये बात ध्यान रखो। अच्छा, ये पिछले वाले बजट से कितना ज्यादा है? 1.33 लाख करोड़ ज्यादा है। समझ गए, पिछले वाले से। यानी कि जो 2024-25 का आया था वो आया था 6.75 लाख करोड़ का। समझ गए, इतने का आया था। और ये आया है इस बार 8,08,736 करोड़। अब तक का सबसे बड़ा यूपी का बजट है। ठीक है, ध्यान रखोगे, सबसे बड़ा यूपी का बजट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब ये किसने पेश किया है ये बताओ जरा। ये जो पेश किया है वहां के वित्त मंत्री, यूपी के वित्त मंत्री कौन हो जाते हैं? सुरेश खन्ना। उन्होंने पेश किया। और ये सुरेश खन्ना ने कब पेश किया है? 20 फरवरी को किया है। कहां पर? विधानसभा में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, विधानसभा में। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यूपी में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी को शुरू हो गया था 2025 में, और इन्होंने 20 फरवरी को ये पेश कर दिया बजट। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अच्छा, अब इसमें आओ अगले वाले पे देखते हैं। अगले वाला क्या है? बोलता है उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में जीएसडीपी विकास दर का लक्ष्य क्या रखा है? जीएसडीपी है ना, जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब ये क्या होता है? जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ, अगर हम देखें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखना। ठीक है भाई, तो ये जो रहा है 11.85%, ये भी आप ध्यान रखोगे। इतना लक्ष्य वृद्धि दर रखी हुई है कि हाँ जी, ये जो राज्य की जीडीपी है वो इस हिसाब से भगेगी इस बीच में 2025-26 के बीच में। 2025-26 का मतलब क्या है? वो देखो, जो राज्य का या फिर हमारी केंद्र सरकार का वित्त वर्ष होता है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। यानी कि ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर और 31 मार्च 2026 तक की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2026 तक राज्य का कर्ज कितना होने का अनुमान है, जो पिछले 10 वर्ष में 3 गुना होगा। कर्जा भी कैड़ा ही है, समझ गए? तो वो कितना है? 9.03 लाख करोड़ हो जाएगा। समझ गए? और ये कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा 31 मार्च, है ना भाई, 2026 तक। और 31 मार्च 2025 तक कितना? इतना था। याद रखोगे 8.46 लाख करोड़ था। ये बात ध्यान रखना। तो 31 मार्च 2025 तक इतना था और 2026 तक 31 मार्च तक इतना हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं पूछूं, जो 2015-16 का बजट था, है ना भाई, उसमें कितना कर्जा बताया गया था कि कितना कर्जा था सरकार के पास? वो था 3 लाख करोड़ का। 3 लाख करोड़ का था। ये बात आप ध्यान रखोगे, कर्जा, जो कि अब कितना हो जाएगा? 9.03 लाख करोड़, लगभग पिछले 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये कहां हुआ? अगर हम देखें 38वें राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम्स के बारे में बोल रहा है। देखो, नेशनल गेम्स सबसे पहले 1924 में हुए थे और उस समय उनका नाम था अखिल भारतीय ओलंपिक गेम। क्या नाम था? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल, ये नाम था। और उस समय ये कहां पर हुए थे? लाहौर में। लाहौर हमारा ही हिस्सा था जब, आज तो ये पाकिस्तान में है। फिर ये 8वें नंबर के कब हुए थे? 1938 में हुए थे और कोलकाता में हुए थे। तो ये 8वें नंबर तक भी इसी नाम से हुए थे, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से। जैसे ही ये 9वें नंबर के 1940 में बॉम्बे में हुए, इनका नाम 1940 में नेशनल गेम कर दिया गया। फिर भाई हमें 1947 15 अगस्त को आजाद हो गए थे। तो फिर, और आपको पता है 1947 में बंटवारा भी हो गया था। तो आजाद होने के बाद ये कहां करवाए गए? लखनऊ में करवाए गए। लखनऊ में 1948 में पहली बार आजादी के बाद। ओके भाई, ओके। अब बात आती है कि 38वें कहां हुए हैं? 2025 में 38वें हुए हैं और ये हुए हैं उत्तराखंड में। वहां के 8 शहरों में हुए हैं। कितने? 8 शहरों में हुए हैं। और ये कब इसका उद्घाटन हो गया था? 28 जनवरी को। और ये 14 फरवरी तक गए थे, 2025 में ही ये हुए हैं। और उत्तराखंड के, है ना, देहरादून में मोदी जी ने राजीव गांधी
है ना, स्टेडियम के अंदर उन्होंने, मोदी जी ने उद्घाटन किया इस खेल का। कब किया था? 28 जनवरी को। और 14 फरवरी को समापन समारोह हुआ हल्द्वानी के अंदर। ओके भाई, और हल्द्वानी के अंदर जब ये समापन समारोह हुआ तो कौन शामिल हुआ? अमित शाह जी शामिल हुए थे। ये है, ध्यान रखोगे, केंद्रीय गृह मंत्री। ओके, अमित शाह जी। अगर हम बात करते हैं इसमें टॉप पर कौन रहा है जी? टॉप पर रहा है यहां पर सर्विसेज। याद रखो कौन सर्विसेज रही है टॉप पर। और ये कितने पदक लाए? ये लाए 68, 26, 27, टोटल 121। ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज। जो भी टॉप पर रहता है उसको राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी मिलती है। राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी मिलती है उसको। ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 38वें नेशनल गेम्स की पदक तालिका में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ये जो टीम है वो शीर्ष पर रही है? जरा बताओ तो वो कौन रही है? सर्विसेज रहे हैं, सर्विसेज। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इनको आप सेवाएं कह सकते हो, यही टॉप पर रहे हैं। सेकंड पर महाराष्ट्र रहा है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी? ग्रीन गेम्स इज द राइट आंसर। और शुभांकर क्या रहा थे? ये भाई शुभांकर रहा है मौली। याद रखोगे क्या रहा है? मौली रहा है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 38वें नेशनल गेम्स का गान क्या है? एंथम क्या है? तो वो रहा है संकल्प से शिखर तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 39वें नंबर के कहां पर होंगे? ये होंगे मेघालय में। कब होंगे? 2027 में होंगे। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी अभी देखा हमने मेघालय के अंदर होंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में होंगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का डायरेक्टर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है? FBI का। भाई FBI कहां की आपको संस्था लगती है? ये हो जाएगी US की। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर का नाम बताइए जिन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। वो है काश पटेल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, काश पटेल। अच्छा, ये जो FBI है ये कब बनी है? ये बनी है 1908 में। ये भी आप ध्यान रखोगे। ये जो पता है FBI के डायरेक्टर होते हैं, इनके पास सभी प्रेसिडेंट के बारे में खुफिया जानकारी होती है। और देखो, अगर कोई इनको हटाने की कोशिश करता है ना प्रेसिडेंट, तो ये पहले ही बोल देते हैं कि सोच लेना, आपके सारे चिट्ठे कारनामे हम सबके सामने, पब्लिक के सामने भेज देंगे, तुम्हारी मर्जी है, हटा दो हमें। तो इसलिए कोई इनको हटा नहीं पाता। इनकी पावर प्रेसिडेंट से भी ज्यादा मान के चलो आप, समझ गए? कोई इनको नहीं हटा पाता, सबके चिट्ठे रखते हैं अपने पास, समझ गए? ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बने हैं काश पटेल। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं विराट कोहली। कितनी पारियों में? 287 पारी में। सचिन तेंदुलकर ने 350 पारियां ली थी यहां तक पहुंचने में। और जो कुमार संगाकारा है, उन्होंने, संगाकारा जो श्रीलंका के प्लेयर हैं, उन्होंने 378 पारियां ली थी यहां तक पहुंचने में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है भाई, अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया? 1 साल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है भाई, कब बढ़ाया है? ये फरवरी 2025 में बढ़ाया है, यानी कि अब वो फरवरी 2026 तक बैठे रहेंगे गद्दी पर। ओके, तो हमारा राइट आंसर ये। अगर हम नीति आयोग को देखें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी को हुई है, 1 जनवरी 2015। और इसमें प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। तो ये जब से बना है मोदी जी ही इसके अध्यक्ष हैं। और अगर आप देखोगे इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। पहले कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे पहले वाले। ठीक है, अभी कौन है? सुमन बेरी है इसके उपाध्यक्ष। ठीक है भाई, वो कौन है? सुमन बेरी। अच्छा, इसके CEO कौन है? ये BVR सुब्रमण्यम है, ये आपको पता है भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये एक थिंक टैंक है, संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है नीति आयोग का। ये किसकी जगह आया है? योजना आयोग की जगह आया है। और योजना आयोग कब बना था? वो बना था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, उसमें भी प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते थे। और उसको कब खत्म कर दिया गया था? 2014 में उसे खत्म कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष नेहरू जी थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा का नाम। ट्रांसलेटर की सुविधा है विधानसभा के अंदर, कौन सी है?
वो है यूपी की विधानसभा। यूपी विधानसभा में 403 सीट है, समझ गए। और यूपी की विधान परिषद में कितनी है? 100 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वो है सतीश महाना। ठीक है भाई, याद रखोगे, सतीश महाना। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है 78वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ये जो बाफ्टा पुरस्कार है 1949 में शुरू हुए और ये किसको मिला है? यहां पर कॉन्क्लेव को मिला है। ठीक है भाई, आज बोलते हैं 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया को किस पहली फिल्म को पीछे छोड़कर एमिलिया परेज फिल्म ने बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का खिताब जीता है? तो वो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट इज द राइट आंसर। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें दो महिलाओं की कहानी है जो दोनों ही केरल से मुंबई आई हैं। और मुंबई में एक महिला अपने पति के घर आने का वेट कर रही है और दूसरी महिला केरल से ही आए हुए एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है। दोनों एक ही फ्लैट में रह रही हैं। अब वहां उनको एक आधी उम्र की महिला, यानी कि आप कह सकते हो कि अधेड़ उम्र की महिला, उनको प्यार में धोखा खाए हुए, वो भी पड़ी हुई है अधेड़ उम्र की जो महिला है, वो उनको समझा रही होती है दोनों को कि देखो ऐसे मत पड़ जाना, वैसे मत पड़ जाना, कुछ खराब ना हो जाए। ठीक है, वो सब समझा रही होती है, तो उसके ऊपर है ये। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में गोल्ड कार्ड बेचने का ऐलान किया जिससे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान होगा? तो हमारा राइट आंसर है $50 लाख नागरिकता बेच रहे हैं भाई ट्रंप, समझ गए। कितने है ये है 44, ध्यान रखोगे, ये है 44 करोड़ रुपए। भैया अगर आपके पास 44 करोड़ है तो आराम से आप अमेरिका की नागरिकता लीजिए। ऐसे कितने कार्ड बेचेंगे? गोल्ड कार्ड 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचेंगे, 10 लाख गोल्ड कार्ड। ये बोल रहे हैं भाई हम, और अप्लाई होने धड़ाधड़ शुरू भी हो गए कब के। तो भैया जिसके पास इतने रुपए हैं अमेरिका की नागरिकता लीजिए। अब इतना रुपया में कैसे? वहां के जो प्रेसिडेंट है 47वें नंबर के ट्रंप, उनका कहना है कि जिसके पास इतने रुपए होंगे वो आराम से अमेरिका की नागरिकता ले सकता है और फिर वो यहां पर रोजगार भी दे सकता है, फिर वो यहां पर टैक्स भी भर सकता है, समझ गए। तो बढ़िया है, बिजनेस माइंड लगा रहे हैं वो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश की सरकार ने वर्ष 2024 में किए, जिसका डेटा अंतरराष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ ने जारी किया है? तो ये आप देखो, दुनिया में 2024 में सबसे ज्यादा, पहले तो ये देखो टोटल कितना 296 बार दुनिया में हुआ है शटडाउन इंटरनेट का 2024 में, ठीक है। और उसमें से सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? म्यांमार में हुआ है 85 टाइम, समझ गए, 85 बार। क्योंकि आप लोगों को पता है भाई म्यांमार के अंदर 2021 से ही इमरजेंसी लगी हुई है और अब जाके 31 जुलाई 2025 को वो इमरजेंसी हटी है और अब वहां चुनाव भी होने वाले हैं। ओके, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया भारत में? तो वो भारत में देखो यहां पर जो हुआ है 85 और भारत में जो हुआ है वो 84, समझ गए आप लोग। अब एक बात बताओ, भारत में तो कहीं पे मामला भी खराब नहीं है, फिर कैसे? समझ गए, भारत में तो कहीं पर इतना बुरे हाल भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हमारे मणिपुर की तरफ है प्रॉब्लम थोड़ी सी बन रही है क्योंकि 3 मई 2023 से वहां पर मामला खराब था, तो मणिपुर, उसके अलावा है ना, तो सोचो आप, फिर भी 84 टाइम, सोचने वाली बात है। और हमारे यहां के लोगों को अपने अधिकारों की पड़ी नहीं है, हो गया शटडाउन, हो गया, ठीक है भाई। अब सुप्रीम कोर्ट जाओ, बोलो कि आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है हमारे, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम बाद अपना फैसला बताएगा उस पर, समझ गए, सोचने वाली बात है। बोलते प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन 22 फरवरी 2025 को हो गया, उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता है? ये कौन है? मायाधर राउत के बारे में हम बात कर रहे हैं। मायाधर राउत का निधन हो गया, कितने 92 वर्ष की उम्र में हो गया और उनका संबंध है ओडिसी नृत्य से। 1985 में उनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, और 2010 में उन्हें पद्मा श्री पुरस्कार मिला है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ये बात ध्यान रखोगे। एन चंद्रशेखरन के अलावा, अच्छा देखो इनको तो मिल ही गया, ठीक है। एन चंद्रशेखरन के अलावा किस भारतीय को फरवरी 2025 में ही ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट
एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो सर हमारा राइट आंसर कौन है इसमें से? वो है, ये ध्यान रखोगे, भारतीय एंटरप्राइजेस के सुनील भारती मित्तल। ठीक है, तो इन दोनों को मिला है फरवरी 2025 में ही। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हरियाणा का नया मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? ये कौन हो जाएंगे? अनुराग रस्तोगी, इसका राइट आंसर। ठीक है भाई। अच्छा, विवेक जोशी थे, लेकिन विवेक जोशी कहां चलने, चुनाव आयुक्त बन गए विवेक जोशी, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो विवेक जोशी थे, वो चुनाव आयुक्त बनने चले गए। अब अनुराग रस्तोगी आ गए हैं क्या? हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनके। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है देश में पहली बार किस चिड़ियाघर में जानवर व पक्षियों के डीएनए सामग्री एकत्रित करने के लिए बायो बैंक स्थापित हुआ? तो ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। कहां पर पड़ता है ये? दार्जिलिंग में पड़ता है। दार्जिलिंग कहां पर है? ये आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जन का छठा संस्करण फरवरी मार्च 2025 में कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया है कहां पर? ईस्ट फूजी मैन्यूवर प्रशिक्षण केंद्र, चिजुओंग का प्रांत। हमारा राइट आंसर ये, और ये मतलब जापान में जगह पड़ती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये जापान में ही हुआ है और ये 25 फरवरी को शुरू हुआ और ये 9 मार्च तक गया है। ठीक है भाई, 2025 में ही। और ये कितनेवें नंबर का है? 6वें नंबर का है। अच्छा, ये तो देखो हमने देखा धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन भी हमारा जापान के साथ ही होता है और जाइमेक्स एक्सरसाइज भी हमारे जापान के साथ होती है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। चंद्रयान 3। अच्छा, चंद्रयान 3 के बारे में पहले देखते हैं। अगर आपको याद हो, ठीक है भाई, तो 14 जुलाई को दोपहर को 2:35 पर, है ना, हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन है वो लॉन्च हुआ था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 2023 की। फिर क्या हुआ कि कुछ ही समय के बाद 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले हम पहले, चांद पर उतरने वाले तो हम ध्यान रखोगे किस किस के बाद? रशिया, अमेरिका, चाइना, इनके बाद चौथे थे हम। ठीक है भाई, चांद पर उतरने वाले। लेकिन साउथ पोल पर उतरने वाले हम क्या थे? पहले देश थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या है हमारा यहां पर भाई? जो विक्रम लैंडर था वो विक्रम लैंडर लैंड कर गया, प्रज्ञान रोवर उससे बाहर निकला और निकलने के बाद वहां की तस्वीरें लेने लगा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया? दक्षिणी ध्रुव का बनाया गया। ठीक है भाई, क्योंकि साउथ पोल पर उतरा था तो उधर का ही बनाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर है। चंद्रमा का अध्ययन करना क्या बोला जाता है? सेलेनोलॉजी बोला जाता है। समझ गए क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सेलेनोलॉजी कहते हैं उसको। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। चंद्रमा का अध्ययन करना, पता है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा ज्यादा पर्वत चंद्रमा पर मिल जाएगा आपको, साउथ पोल पर ही मिल जाएगा वहां के, उसका नाम है लेबनिट्स पर्वत। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे और दूसरे व्यक्ति उन्हीं के साथी बल्ज एल्ड्रिन थे। ओके, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन 25 फरवरी को ही हुआ है। ठीक है भाई, 25 फरवरी 2025 को हुआ। ये किसने किया? ये किया है मोदी जी ने उद्घाटन, और इसका समापन 26 फरवरी को हुआ। ये समापन किसने किया? निर्मला सीतारमन जी ने। ये भी आप ध्यान रखोगे, सीतारमन जी ने, ये भी आप ध्यान रखोगे, इसका समापन। ओके, तो हमारा राइट आंसर है। यहां पर असम के अंदर इस समिट में बोला था रिलायंस ग्रुप ने कि हम 50,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, और अडानी ग्रुप ने भी बोला था कि हम यहां पर 50,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे। ओके, देखो आप जरा सोचो, असम के अंदर हो रहा है, ठीक है, उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी ने। ठीक है, समापन समारोह हमारी वित्त मंत्री ने किया है। वहां के सीएम किधर है? बस उनके साथ में थे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे वहां के सीएम कौन है असम के, जरा बताओ? वो है हेमंत, है ना भाई, ध्यान रखोगे, विश्व शर्मा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहां पर आयोजित किया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे? देखो, हम जो कपड़े का धंधा करते हैं ना, टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, हम लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास, समझ गए, धंधा करते हैं। इतना बड़ा धंधा है टेक्सटाइल का, ये बात ध्यान रखना। सरकार उसको बढ़ाना चाहती है और ज्यादा। ठीक है,
तो ये इसी के लिए अभी क्या हुआ कि ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट हुआ भारत टेक्स के नाम से, 2025 के नाम से। ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है भाई। और ये कब हुआ है? फरवरी में हुआ है। और ये भारत मंडपम में हुआ, वहां भारत मंडपम, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ये वहां पर हुआ है, क्लियर हो जाएगा, फरवरी 2025 में ही। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। तेलंगाना के किस टनल में 8 कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए देश प्रमुख एजेंसियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में रेड माइनर्स को भी बुलाया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो क्या हुआ, ये है कौन सी टनल, ध्यान रखोगे, श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल, SLBC टनल। क्या हुआ यहां पर हर रोज की तरह, देखो ये जो सुरंग तेलंगाना में बनाई जा रही है, ये पानी के लिए बनाई जा रही है, पानी सप्लाई करने के लिए बनाई जा रही है। यहां पर हर रोज की तरह कर्मचारी अपना काम करने चल दिए भाई। तो लगभग 70 के आसपास चल दिए थे। अब वो लगभग अंदर 13.5 किलोमीटर पहुंच चुके थे। उनमें से 8 लोग आगे थे, बाकी पीछे थे। तो जैसे वो आगे आगे 8 चल रहे थे, इतने में ही पानी के प्रेशर से अंदर से वो टनल ढह गई और जो 8 थे वो दूसरी तरफ ही रह गए, समझ गए। और बाकी जो थे वो भाग लिए पीछे को, वो निकल गए, बच गए। तो वो जो 8 थे वो फंस गए 8। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस वाली में, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया है? हम किसकी बात कर रहे हैं? सेबी की बात कर रहे हैं। सेबी की स्थापना कब हुई है? 12 अप्रैल 1988 को हुई है। हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई के अंदर है। इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया है? वैधानिक दर्जा वो मिला है 1992 में। वैधानिक दर्जा क्या होता है कि भाई किसी को संसद के द्वारा, है ना, ध्यान रखोगे, एक्ट बनाकर दर्जा देना, ठीक है, उसको बोलते हैं वैधानिक दर्जा। तो सर ये वैधानिक दर्जा क्या है? इसको मिला है। और अभी कौन बन गए इसके अध्यक्ष? वो बन गए हैं तुहिनकांत पांडे, क्लियर हो जाएगा। माधुरीपुरी बुच थी और अब कौन आ गए हैं उनकी जगह? तुहिनकांत पांडे आ गए हैं, ठीक है भाई। बोलता है जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए हैं? फ्रेडरिक मर्ज इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। पंजाब की राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस भाषा को मुख्य रूप से अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया? वो है पंजाबी। और उसमें बोला गया कि अगर सरकारी स्कूल में तो सब में पंजाबी चलेगी, अगर कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा झोल करता है उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। पहली बार झोल किया, जुर्माना, दूसरी बार डबल जुर्माना, समझिए, जुर्माना बढ़ता जाएगा। और अगर किसी बच्चे के रिजल्ट में पंजाबी भाषा नहीं हुई, उसका रिजल्ट ही अमान्य माना जाएगा, समझ गए। ये भी आप ध्यान रखोगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 ये किसको मिला? देखो ऑस्कर को हम अकेडमी पुरस्कार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकेडमी पुरस्कार। और ये अकेडमी पुरस्कार कब शुरू हुए? 16 मई 1929 को शुरू हुए। और इस बार ये 97वें नंबर के मिले 2025 में, ठीक है। अब इसमें जो मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, वो एनोरा को मिला है। और एनोरा 5 अवार्ड ले गई है। इसके जो डायरेक्टर है वो सीन बेकर है। वो कौन हो जाएंगे? सीन बेकर इसके डायरेक्टर। ये 5 अवार्ड लेकर गई है। ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म को सर्वाधिक 5 अवार्ड मिले? एनोरा को मिले हैं। बोलता है 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? वो मिला है ब्रॉडी को। कौन सी पिक्चर के लिए मिला है? ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है, ब्रूटलिस्ट, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2025 में किसको मिला? वो मिला मिकी मेडिसन को, एनोरा पिक्चर के लिए ही, ओके भाई, एनोरा मूवी के लिए। बोलता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, उसके डीजी कौन है? RS भट्टी, रजविंदर सिंह भट्टी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। CISF 1969 में बनी है और इसके हैं RS भट्टी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, डीजी, क्लियर हो जाएगा। और ये बोलता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर RTC अराकोडम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? वो कर दिया है राजादित्य चोलन RTC, तो कोल्लम तमिलनाडु में पड़ता है, ओके भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया है? वो है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले हैं ये, ठीक है भाई, विदिशा के रहने वाले हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे। किसके साथ मिला था ये? इनको मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। ये मिला था 2014 में। और मलाला यूसुफजई की उम्र उस समय पर केवल 17 वर्ष थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। तो सबसे युवा, ध्यान रखोगे, नोबेल प्राइज प्राप्त करता मलाला यूसुफजई है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, ठीक है। बोलता है औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ था?
भाई ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति 1760 से लेकर 1830-40 तक चली है, समझ गए। और उसको लाभ जो हुआ था वो किससे ज्यादा हुआ था उस औद्योगिक क्रांति के समय? कोयला और लोहा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें मराठा प्रशासन के तहत प्रधानमंत्री के लिए शीर्षक क्या था, तो सर वो कौन था? पेशवा इज द राइट आंसर। समझ गए? पेशवा वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जो पूरा साम्राज्य था, ठीक है भाई, वो क्या बोला जाता था? स्वराज। याद रखोगे क्या बोला जाता था? स्वराज बोला जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने पुरंदर की संधि करी थी, इसके साथ? मुगलों के साथ। कब करी थी? 1665 में की थी। यह भी आप ध्यान रखोगे। छत्रपति की उपाधि इन्होंने कब धारण करी थी? 1674 में इन्होंने धारण करी थी। क्लियर हो जाएगा? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर है पेशवा वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो जाएगा? आ जाओ। अच्छा, पहले ये टैक्स कितना लेते थे? ये लेते थे 33% टैक्स। ये बात आप ध्यान रखना। उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 40% कर दिया था। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो पहले ये टैक्स कितना लेते थे? 33%, फिर उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 40% कर दिया था। आ जाओ नेक्स्ट पर। मराठा काल में चौथ और सरदेशमुखी दो प्रमुख टैक्स थे। चौथ मींस एक चौथाई। ये बात आप ध्यान रखोगे। महत्व के आधार पर नागरिक सम्मानों को उसके आरोही क्रम में बढ़ाना है। आरोही का मतलब है असेंडिंग, बढ़ते हुए ताकत के हिसाब से उसको लगाना है। तो पद्मश्री के बाद पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न टॉप। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जरा बताओ कौन करता है? वो करता है, अगर हम देखेंगे यहां पर, स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। देखो, अगर आप देखोगे 108 के तहत हमारा राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है ना, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक बात है। और 118 के तहत लोकसभा का जो स्पीकर है उसकी अध्यक्षता करता है। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था द बंगाल गजट, और ये साप्ताहिक था। आप बोलोगे सर साप्ताहिक क्यों था? देखो भाई, पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे ना खबर इकट्ठा करने के लिए, एक हफ्ता लग जाता था सारा काम करने में, छापने वापने में, ठीक है। तो इस वजह से साप्ताहिक था। ऊपर से ये इंग्लिश का था। पूरे एशिया का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है इसको, समझ गए। और ये किसने प्रकाशित किया? जेम्स एगस्टन हिक्की। जेम्स एगस्टन हिक्की, ये बात आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? ये उसने प्रकाशित किया। अच्छा, ये हमारे भारत का पहला न्यूज़पेपर हो गया। अब देखो सुनो, ये जो इस समय पर यहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जरा सोचो। वॉरेन हेस्टिंग था। तो वॉरेन हेस्टिंग की जो बीवी थी ना, उसके साथ ये डेट पर जाता था, घूमने जाता था, समझ गए। और जब वे घूमने जाता था तो सारी बात आगे अखबार में छाप देता था। अब सुबह सुबह वॉरेन हेस्टिंग सुबह सुबह अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता था। अब न्यूज़पेपर जब पलटेगा तो वो देखेगा उसकी बीवी की खबर छपी हुई है उसमें। बोला इसको पकड़ के लाओ यार, तुम कैसे भी करके इसका अखबार बंद करवाओ। इसका अखबार उसने बंद करवा दिया था, समझ गए। ये जो द बंगाल गजट था, ओके। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक? जरा बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। कब स्थापना करी है? 1875 में करी है। कहां पर करी है? बॉम्बे में करी है। फिर इसकी दोबारा से स्थापना करी लाहौर में 1877 में। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? आर्य समाज इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया? वो किया है मोहन सिंह ने। कब किया है? 1942 में। और आगे चलकर 1 जुलाई 1943 को इसके सर्वोच्च सेनापति कौन बन गए थे? सुभाष चंद्र बोस जी बन गए थे। सुभाष चंद्र बोस जी बन गए थे, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर ये। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है डीपीएसपी के द्वारा। आर्टिकल 50 में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे संविधान के भाग 4 में आपको आर्टिकल 36 से 51 के बीच में देखने को मिल जाते हैं, उसमें आर्टिकल 50 में बोला गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल दोनों अलग अलग होकर काम करेंगे, स्वतंत्र काम करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? देखो, आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है भाई। ये भी आप ध्यान रखोगे।
और 53 क्या बोलता है कि केंद्र की कार्यपालिका का हेड होगा, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 53 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके, क्या हो जाएगा? केंद्र की कार्यपालिका का हेड, केंद्र की कार्यपालिका का हेड। और 54 में क्या है? 54 में है सर उसके निर्वाचन की बात। और 55 में क्या है? उसके निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप देखोगे 56 में क्या है? उसकी पदावधि के बारे में बोला गया है। 57 में क्या है? उसके पुनर्निर्वाचन, वापस से वो आ सकता है कितनी भी बार चुन के, ठीक है भाई। और 58 में क्या है? उसकी योग्यता। और 59 में क्या है? उसकी शर्तें। 60 में क्या है? उसके शपथ। और 61 में क्या है? महाभियोग, उसे हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 153 में देखो ये बोला गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर इसी 153 में 7वां संविधान संशोधन करके 1956 से यह भी बात ऐड कर दी गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल चल जाएगा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। खो खो नामक खेलों में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1950 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा की गई थी? तो वो कहां की गई थी? कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो 19 जुलाई को करजन ने यह बोल दिया था ना 1905 को कि मैं तो बंगाल का विभाजन करूंगा जी। तो बस इसी को लेकर 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए बोला गया था कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा। और फिर आपको बताइए कि भाई 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर ही दिया था करजन ने, और हमारा स्वदेशी आंदोलन भी शुरू ही हो गया था। ओके भाई, ये भी ध्यान रखोगे। बोलता है अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से जुड़े हुए हैं? किराना घराना। कहां पर मिलता है ये आपको? शामली में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया? ये आप मुझे होमवर्क के तौर